हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हरिओम वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी टॉप साइंस पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मानव हृदय। और मानव हृदय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस क्लास में हम जो कि मानव हृदय है, ये क्लास जो है मास्टर क्लास होने वाली है। मास्टर क्लास होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम पूरे हृदय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मानव हृदय के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि मानव हृदय पढ़ने से पहले, मानव हृदय हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पढ़ने से पहले हम कुछ जनरली बातें, इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं जो कि कभी कभार अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो हम गलत नहीं करके आ सकते। तो फ्रेंड्स देखिए, हम बात करेंगे मानव हृदय की, लेकिन उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। वो बातें क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए कि हमने कहा था, जब ब्लड पढ़ा था तो उसमें देखा था कि रक्त के अध्ययन को हम क्या कह रहे थे? रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी बोल रहे थे, हेमेटोलॉजी। लेकिन अगर बात करें हृदय के अध्ययन को, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हृदय के अध्ययन को कहते हैं हम कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, हमने जाना कि कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, हृदय जो है एक सबसे व्यस्ततम अंग है, सबसे व्यस्ततम अंग है हृदय। ठीक है, ये बात हमने जानी क्योंकि हम देखते हैं कि हृदय धड़कता रहता है हर वक्त, हर टाइम, हर सेकंड, हर मिनट, कभी भी बंद नहीं होता है। तो ये हमेशा व्यस्त रहता है अपने कार्य में। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं हृदय की, तो हृदय में देखा जाए कि सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? अगर हम आकार की बात करें तो सबसे बड़ा हृदय है ना। अब देखिए, आप एक आश्चर्यजनक बात नहीं कह सकते हम, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है कि सबसे बड़ा हृदय किसे का होता है। और अब आपके माइंड में एक बात आएगी जब हम सबसे बड़े हृदय की बात करेंगे कि सबसे बड़ा हृदय जो होता है वो होता है ब्लू व्हेल मछली का होता है, ब्लू व्हेल मछली का होता है। लेकिन अगर अब बात की जाए कि सबसे छोटा हृदय, हमारे माइंड में बात आती है कि सबसे छोटा हृदय किसका होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो जंतु होता है उसके शरीर के आकार के अकॉर्डिंग हृदय होता है। ठीक है, शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसका हृदय उतना ही बड़ा होगा, और जितना छोटा होगा उसका हृदय उतना ही छोटा होगा। तो चलिए, सबसे बड़ा हृदय हो गया ब्लू व्हेल मछली। लेकिन अगर बात करें, ये तो जलीय प्राणी है। क्या है? ये जलीय प्राणी है। जब ये जलीय प्राणी है, ठीक है, और तो स्थलीय प्राणियों में जो है हृदय किसका बड़ा होता है? स्थलीय प्राणियों में अगर बात करें तो स्थलीय प्राणियों में अफ्रीकी जो हाथी होते हैं, अफ्रीकी हाथी जो होते हैं उनका हृदय सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो आकार के अनुसार हमने हृदय की बात की, आकार के अनुसार हृदय की बात की। अब देखिए, हम बात करेंगे किसकी, कि अब हम बात कर लेते हैं संख्या के अनुसार। किसके अनुसार? संख्या के अनुसार देखा जाए कि सबसे ज़्यादा हृदय किस जंतु में होता है या किस जीव में पाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर देखा जाए तो हम यह देखते हैं कि सर्वाधिक हृदय किस में पाया जाता है? सर्वाधिक हृदय किस में पाए जाते हैं? सर्वाधिक हृदय पाए जाते हैं भैया केंचुए में पाए जाते हैं। किससे पाए जाते हैं? केंचुए में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं केंचुए में। ठीक है, कितने जोड़ी होते हैं? यानी कि 4 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, चलिए अब बात करें हम सर्वाधिक जो है हृदय हैं
वो किसमें पाए जाते हैं? कैंचों में पाए जाते हैं। अब हम बात करें कि कक्षकों के आधार पर कि कक्षक होते हैं, हम जब हृदय पढ़ेंगे देखेंगे कि जो हृदय होता है वो मानव जो हृदय है वो 4 कक्षों में विभाजित होता है। ठीक है, कक्षक पाए जाएंगे यानी कि चैम्बर पाए जाएंगे। तो उन चैम्बरों के आधार पर अगर देखा जाए तो जो जंतु हैं उनमें हृदय किस प्रकार से होता है, तो हम बात कर लेते हैं। ये तो हमने बात की संख्या के आधार पर जो सर्वाधिक हृदय है वो कैंचों में पाए जाते हैं 4 जोड़ी। अब हम बात करें किसकी कि कक्षकों के आधार पर। ठीक है, अब देखिए कक्षकों के आधार पर अगर हृदय को देखा जाए, कक्षकों के आधार पर तो देखिए सर्वाधिक जो कक्षीय, एक तो हम देखेंगे सर्वाधिक कक्षीय किस जीव में होते हैं। ठीक है, एक होता है 2 कक्षीय जीव, 2 कक्षीय हृदय देख लेते हैं। एक होता है 3 कक्षीय हृदय, 3 या त्रिकक्षीय, 3 कक्षीय हृदय। एक होते हैं अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय। ठीक है, एक होते हैं पूर्ण 4 कक्षीय हृदय, पूर्ण 4 कक्षीय हृदय। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं हृदय लिख देता हूँ। अब देखिए आप बहुत अच्छी जो कि वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं एक तरह से कि सर्वाधिक कक्षीय हृदय, यानी कि हम बात करें कि किस प्राणी में जो हृदय होता है वो सर्वाधिक कक्षकों में विभाजित होता है ना। यानी कि सर्वाधिक कक्षीय हृदय किस प्राणी में होता है, तो वो होता है भैया कॉकरोच। किस में होता है? कॉकरोच में होता है। यानी कि इसमें 13 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। जो हृदय होता है उसमें 13 कक्षक होते हैं। 2 कक्षीय हृदय। ठीक है, अब बात करें हम कि 2 कक्षीय हृदय किस में होता है? जो पिसीज वर्ग के जो जंतु होते हैं, किसके? पिसीज वर्ग के जंतुओं में, जिनमें क्या आती हैं? मछलियाँ आती हैं। पिसीज वर्ग के जंतु, ठीक है, इनमें होता है 2 कक्षीय हृदय। 3 कक्षीय हृदय किस में होगा? ये होगा जैसे कि हम बात करें एम्फीबिया यानी कि मेंढक, और ऑक्टोपस। ठीक है, इनमें क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अब देखिए आप अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय और पूर्ण 4 कक्षीय हृदय, इनके बारे में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि देखिए अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय जो होता है वो किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है सरीसृप। जो सरीसृप जंतु होते हैं, सरीसृप जंतु या सरीसृप वर्ग के जंतुओं में। ये हो गया कि अपूर्ण 4 कक्षीय का हृदय जो होता है सरीसृप वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। अब देखिए पूर्ण 4 कक्षीय के हृदय ये भी किस में पाया जाएगा? सरीसृप में पूर्ण 4 कक्षीय हृदय। वैसे तो हमारा जो स्तनी जो प्राणी है उनमें भी 4 कक्षीय के हृदय होता है, लेकिन हम यहाँ फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। तो पूर्ण 4 कक्षीय के हृदय देखिए सरीसृप में भी होता है, लेकिन कुछ जीव हैं वो कौन कौन से? एक तो है मगरमच्छ, एक क्या है भैया? एक है मगरमच्छ और एक है घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल। ये जो प्राणी हैं एक तरह से अपवाद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अपवाद बन जाते हैं कि जो सरीसृप है उनमें अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय होता है, पूर्ण 4 कक्षीय के हृदय नहीं होता। लेकिन अगर बात की जाए मगरमच्छ घड़ियाल की, तो इन प्राणियों में पूर्ण 4 कक्षीय के हृदय होता है। कैसा होता है? पूर्ण 4 कक्षीय के हृदय होता है। तो चलिए ये बात यहाँ हो गई कक्षकों के आधार पर जो हृदय है उनके बारे में। अब देखिए आप कि जो कीट होते हैं, क्या होते हैं? जो कीट होते हैं उनमें क्या होता है? कीट में नलिकाकार हृदय पाया जाता है, नलिकाकार
कार हृदय, जो कि इनका विशिष्ट लक्षण है। किनका? कीटों का विशिष्ट लक्षण है कि कीटों में नलिकाकार हृदय पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए जो कीट होते हैं, है ना, जो कीट होते हैं इनका जो रक्त होता है कैसा होता है? रंगहीन होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो कीट हैं उनमें नलिकाकार हृदय होता है और इनमें जो रक्त पाया जाता है वो रंगहीन पाया जाता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि इनमें श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। क्या होता है भैया? कि श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। ये बात हमें याद रखनी है कि इनके रक्त में श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हुई कीट के बारे में, है ना, और कक्ष के हृदयों के बारे में। अब देखिए, अब कुछ बातें हम करें तो देखिए जो मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं, मोलस्का जो संघ के प्राणी हैं, उनका जो रक्त होता है वो कैसा होता है? वो जो रक्त होता है वो नीले रंग का होता है। कैसा होता है? नीले रंग का होता है। और नीले रंग का क्यों होता है वो हम जानेंगे। देखिए यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हम देख रहे हैं कि मोलस्का संघ के प्राणियों का रक्त नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। अब देखिए, हमने जब पिछली जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें रक्त के बारे में देखा था और हमने जाना था कि कुछ प्राणी ऐसे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि सभी प्राणियों का रक्त लाल होता है। सभी प्राणियों का रक्त लाल होता है। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनका रक्त विभिन्न रंगों का होता है। ठीक है, जैसे ऑक्टोपस की बात करते हैं हम, है ना, ऑक्टोपस है और ये मोलस्का संघ के प्राणी है। इनका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, अब देखिए कैसा होता है कि नीला होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि इनमें हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण। ठीक है, अब देखिए जो हीमोसाइनिन वर्णक है इसमें कॉपर यानी कि तांबा धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तांबा धातु पाई जाती है। तो ये बात हमने यहाँ जानी। ठीक है, कि जो मोलस्का संघ के प्राणी हैं उनका जो रक्त है वो कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है, क्योंकि इनमें हीमोसाइनिन वर्णक के कारण इनमें हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है ना। और जो हीमोसाइनिन वर्णक है उसमें जो तांबा यानी कि कॉपर पाई जाती है। ठीक है, ये बात हो गई कि मोलस्का संघ के प्राणियों की। अब देखिए हम जानना चाहेंगे कि जो हृदय है क्या इसका ट्रांसप्लांट हो सकता है क्या? हम देखते हैं कि कुछ अंग ऐसे हैं जैसे कि आई यानी कि नेत्र, इसका ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, है ना। और जैसे किडनी है तो इनका हम एक शरीर से यानी कि एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में हम इनका स्थानांतरण कर सकते हैं। लेकिन हृदय के बारे में सोचा जाए तो क्या हृदय का ट्रांसप्लांट हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अब देखिए आप कि जो हृदय के ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करते हैं, जब हम हृदय के ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो देखा जाए कि सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम हृदय का ट्रांसप्लांट किसने किया था? हृदय का ट्रांसप्लांट जो किया था वो किसने किया था? ठीक है, ट्रांसप्लांट
हृदय का जो ट्रांसप्लांट, यानी मैं हिंदी में लिख देता हूँ स्थानांतरण या प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण, ठीक है। यानी कि हृदय का ट्रांसप्लांट या स्थानांतरण जिसे हम कह रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में उसका स्थानांतरण कर दिया, या हम कह सकते हैं प्रत्यारोपण। क्या कह सकते हैं? प्रत्यारोपण, ठीक है। ये सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम देखिए दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ पर किया गया। कब किया गया? कि 3 दिसंबर और 1967 ईस्वी में। और वे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर क्रिस्टियन बेलार्ड, डॉक्टर क्रिस्टियन बेलार्ड की उपस्थिति में हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हृदय का ट्रांसप्लांट सर्वप्रथम कब और कहाँ किसने किया, तो हम कह देंगे कि दक्षिण अफ्रीका में किया, 3 दिसंबर 1967 को किया था, और डॉक्टर क्रिस्टियन बेलार्ड की उपस्थिति में किया था, ठीक है। अब यदि अगर बात की जाए भारत में हृदय का प्रत्यारोपण, तो देखिए हृदय का जो प्रत्यारोपण भारत में किया था वो क्या था? 3 अगस्त 1994 को किया था, ठीक है। और ये क्या था? एम्स हॉस्पिटल में किया था, ठीक है, एम्स हॉस्पिटल में किया था। और जो डॉक्टर थे डॉक्टर वेणुगोपाल, ठीक है। डॉक्टर वेणुगोपाल की उपस्थिति में या मौजूदगी में हम कह सकते हैं, या इन्होंने किया था, ठीक है, डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। तो ये तो बात हो गई कि भारत में हृदय प्रत्यारोपण की और विश्व में हृदय प्रत्यारोपण की, ठीक है। अब देखिए आप, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे अंग हैं, ऐसे पार्ट हैं कि हाँ उनको कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है ना। कि जैसे कि अगर हमारे हाथ नहीं है तो कृत्रिम हाथ हमको मिल सकता है, कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर, है ना। तो कुछ ऐसे अंग हैं जिनको कृत्रिम रूप से बनाया जा चुका है। तो क्या हृदय को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है क्या? जी हाँ, बनाया जा सकता है। वो कैसे? तो वो हम देखते हैं। तो देखिए कृत्रिम हृदय की अगर बात की जाए, कृत्रिम हृदय, ठीक है। अब देखिए ये जो कृत्रिम हृदय है ये सर्वप्रथम पेरिस में बनाया गया था। किस में बनाया गया था? पेरिस में बनाया गया था। अब इसको बनाने में मवेशियों के जो ऊतक होते हैं, मवेशियों के ऊतकों का उपयोग किया गया। ऊतकों का उपयोग किसको? कृत्रिम हृदय को बनाने में, ठीक है। मवेशियों के ऊतकों का उपयोग किया गया या प्रयोग किया गया हम कह सकते हैं। और देखिए जो प्रथम कृत्रिम जो हृदय था उसका नाम क्या था? तो वो हम देखते हैं कि यहाँ पर कि प्रथम कृत्रिम हृदय जार्विक 7 था, जार्विक 7, ठीक है। प्रथम जो कृत्रिम हृदय था वो जार्विक 7 था। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने कुछ जनरली बातें की हैं मानव हृदय को पढ़ने से पहले। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे मानव हृदय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मानव हृदय को। तो चलिए अब बात करते हैं हम मानव हृदय के बारे में। तो फ्रेंड्स डायग्राम मैंने पहले से बना दिया है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, लेकिन इस डायग्राम को देखने से पहले हम इसकी मुख्य जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम मानव हृदय के बारे में अगर बात करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमें याद रखनी होती हैं कि जो मानव हृदय होता है वो कैसे और किस प्रकार से होता है। अब देखिए आप कि सबसे पहले अगर बात की जाए मानव हृदय की, है ना, तो देखिए मानव हृदय जो होता है
एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह पेशीय संरचना होती है। कैसी होती है? पेशीय संरचना होती है। यानी कि हम बात करें कि जो हृदय होता है वो पेशियों से बना होता है। और कैसा होता है दोस्तों? यह होता है मांसल, यानी कि मांस से बना हुआ मांसल होता है, खोखला होता है। ठीक है, मांसल होता है, खोखला होता है। और कैसा होता है? कक्षीय होता है, यानी कि इसमें कक्षक होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए कि यह इसका जो आकार होता है ना, वो कैसे होता है? अब देखिए आप, हम बात करें कि जो हृदय है यह मानव के हाथ की मुट्ठी है ना, मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम बता रहे हैं आपको कि यह मानव के हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए जो हृदय है इसका अगर हम बात करें कि वजन की, इसका जो वजन है उसके बारे में देखा जाए कि मानव हृदय का वजन कितना होता है ना। तो मानव हृदय के वजन की बात करें तो ये लगभग कितना होता है? ये लगभग होता है 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि यह पुरुष जो होता है, क्या होता है? पुरुष और महिला में देखा जाए इसका वजन, तो देखिए पुरुष में इसका वजन होता है भैया 280 से 300 ग्राम और महिला में इसका वजन होता है 250 से 280 ग्राम। ठीक है, तो ये बात हो गई, इसके वजन की बात हो गई है ना। ये पेशीय संरचना होती है, मांसल खोखला होता है, ये मानव के हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है ना। वजन देखा जाए तो लगभग 300 ग्राम होता है और पुरुष में और महिला में अलग अलग होता है, 280 से 300 ग्राम लगभग और 250 से 280 ग्राम होता है फीमेल में। अब देखिए स्थिति की अगर बात की जाए कि जो मानव हृदय है वो कहाँ स्थित होता है हमारे शरीर के अंदर, तो देखिए यहाँ हम देखते हैं मानव हृदय को, तो इसमें क्या देखें हम कि इसकी जो स्थिति है ये कैसे और कहाँ स्थित होता है। तो हम देखते हैं कि हृदय जो होता है, हृदय मानव शरीर में, हृदय जो है मानव शरीर के वक्ष गुहा में, कहाँ होता है? वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य अवकाश में तथा बाईं ओर अधिकतर जो है, अधिकांशतः ये बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है और डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमने जाना कि जो हृदय है, जो मानव हृदय है, हमारे दोनों जो फेफड़े हैं इनके मध्य जो अवकाश है ना, उसके बीच में मध्य अवकाश में और थोड़ा सा बाईं ओर, अधिकांशतः बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, ये हृदय की क्या हो गई? स्थिति हो गई। ठीक है, अब देखिए आप, हम क्या देखते हैं कि जो मानव हृदय है उसकी संरचना की हम बात करते हैं। उसकी संरचना की अगर बात की जाए तो देखिए मानव हृदय जो होता है इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है और वो आवरण जिसे हम कह रहे हैं वो होता है हृदय आवरण, जिसे हम हृदय आवरण कहते हैं। ये जो
हृदय है इसके ऊपर जो आवरण है ये क्या होता है, हृदय आवरण होता है। ठीक है, अब देखिए इसके दो स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, दो स्तर होते हैं। एक स्तर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। एक दूसरे स्तर को हम कह रहे हैं एपिकार्डियम। क्या बोल रहे हैं, एपिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्तर है ये क्या है, पेरिकार्डियम है। वैसे तो हृदय आवरण है, लेकिन इसका ये ऊपर वाला जो स्तर है, भाग है, इसों को हम क्या कह रहे हैं, इसको पेरिकार्डियम। जबकि जो अंदर वाला है इसको हम एपिकार्डियम कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एपिकार्डियम बोल रहे हैं। ठीक है, अब पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के मध्य क्या होता है कि एक तरल द्रव होता है। क्या होता है, इसके मध्य क्या होता है, तरल द्रव्य होता है। अब ये जो तरल द्रव्य है इसको हम पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसका कार्य क्या है, पेरिकार्डियल जो द्रव्य है इसका कार्य क्या है। तो हम देखते हैं कि ये जो पेरिकार्डियल द्रव्य होता है ये हृदय की बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ये जर्नल सी जो बातें हैं एक तरह से संरचना अभी हम और देखेंगे, इसकी गहराई से इसको देखेंगे। लेकिन जो मुख्यतः जो बातें मैंने बताने की कोशिश की है आपको वो ये की है कि हृदय कहाँ स्थित होता है और इसका वजन कितना होता है ना, और इसमें इसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इसकी जो संरचना हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको ऐसे ना समझकर कुछ सरल रूप में समझें, कुछ सरल रूप में समझा जाए तो अच्छा होगा। यहाँ हम कंफ्यूज और समझने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम एक सरल रूप देते हैं और हम देखते हैं कि उसमें जो हृदय है किस प्रकार से व्यवस्थित होता है हमारे अंदर। इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे कि जो हृदय है वो कैसे और किस प्रकार है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमने क्या देखा कि हृदय के ऊपर, ये तो हमने जान लिया कि हृदय के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम हृदय आवरण कहते हैं, और ये दो स्तरों का बना होता है, पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम, और दोनों स्तरों के मध्य एक द्रव पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। अब इस द्रव्य का जो कार्य है कि वो क्या है कि हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। ठीक है, और भी कई कार्य हैं इसके कि घर्षण में इसको बचाता है। जब घर्षण होता है ना, तो इसमें क्या होता है, इसको इसकी सुरक्षा करता है। एक तरह से आप मान लीजिए पेरिकार्डियल द्रव्य जो है हृदय की सुरक्षा का कार्य कर रहा है। अब हम बात करें कि यहाँ पर हमने कहा था कि इसको हम कुछ सरल रूप में अगर देखते हैं तो इसको समझने में आसानी होगी। तो सरल रूप क्या है, तो देखिए अक्सर हम कहते हैं हार्ट यानी कि दिल जिसे हम बोल देते हैं, तो हम देखते हैं कि दिल कुछ इस टाइप का ही होता है। और इसमें हम देखेंगे कि हृदय जो है उसके चैम्बरों के बारे में है ना, और जो चैम्बर हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मानव का हृदय जो होता है 4 कक्षीय होता है। कितना कक्षीय होता है, मानव हृदय में 4 कक्षक होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्षक होते हैं, 4 कक्षक होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्षक होते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 कक्षक कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए 1-2 तो होते हैं आलिंद और 2 होते हैं निलय होते हैं। इनको हम जानेंगे इस प्रकार कि 2 आलिंद और 2 निलय। यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए इसको हम इस स्थिति में देखें, जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरा दायां भाग ये है और बायां भाग ये है, तो आप मान के चलिए ये जो डायग्राम बना रहे हैं तो इसका लेफ़्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, इसको हम मानकर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मानव जो हृदय होता है उसके 4 कक्षक होते हैं। एक तो होता है, हम यहाँ लिख देते हैं
कि ये तो हो गया हृदय का बायां भाग और ये हो गया हृदय का दायां भाग। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट आलिंद, लेफ्ट आलिंद मैंने लिख दिया शॉर्टकट में। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट आलिंद, यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट निलय और यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट निलय। इससे आप समझ जाओगे कि ये लेफ्ट है बायां है, ये राइट है दायां है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ क्या देखते हैं कि हमने ये तो जान लिया कि हृदय के 4 कक्षक होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आलिंद जो होते हैं वो ऊपर स्थित होते हैं, निलय जो होते हैं वो नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, अब इन आलिंद और निलों के मध्य में कपाट पाए जाते हैं, आलिंद और निलों के मध्य में कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट जो पार्ट है हृदय का, उसमें क्या होता है कि त्रिवलन कपाट होते हैं। क्या होते हैं भैया? त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है उसमें क्या होते हैं? द्विवलन कपाट। क्या होते हैं? द्विवलन कपाट होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि हृदय के 4 कक्षक होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय होते हैं, आलिंद ऊपर होते हैं और निलय नीचे होते हैं। यानी कि एक तो होता है लेफ्ट आलिंद, एक होता है राइट आलिंद, एक होता है राइट निलय और एक होता है लेफ्ट निलय होता है। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ तक जानी। उसके बाद हमने क्या देखा कि आलिंद और निलय के मध्य में क्या होते हैं? कपाट होते हैं। क्या होते हैं? कपाट, या त्रिवलन कपाट, और यहाँ पर क्या होते हैं? द्विवलन कपाट होते हैं। नेक्स्ट देखिए कि हम यहाँ देखते हैं यहाँ जो राइट आलिंद है यानी कि दायां आलिंद जो है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पाया जाता है एस ए नोड। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एस ए नोड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एस ए नोड, यानी कि सिनो एट्रिनल नोड, सिनो एट्रिनल नोड इसको हम कह देते हैं। इसकी फुल फॉर्म जो है इसको मैं लिख देता हूँ, चलो इसको लिख देता हूँ सिनो एट्रिनल नोड। ठीक है, यहाँ पर होता है सिनो एट्रिनल नोड, यानी कि अगर बात की जाए तो ये होता है पेस मेकर। इसे हम क्या बोल रहे हैं? पेस मेकर भी इसको हम बोलते हैं। यानी कि हृदय का हृदय, हृदय का हृदय। अब हृदय में जो धड़कन उत्पन्न होती है वो पेस मेकर के द्वारा उत्पन्न होती है। ये बात हमको जानिए कि हृदय जो होता है उसमें पेस मेकर होता है। हृदय में क्या होता है? पेस मेकर होता है, राइट आलिंद में होता है। ठीक है, यानी कि सिनो एट्रिनल नोड होता है। अब देखिए यहीं पर राइट जो आलिंद है इसमें एक नोड और होता है जिसको हम एवी नोड बोलते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एवी नोड बोल रहे हैं, एवी नोड बोल रहे हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है कि इसको हम कैसे जाने? एट्रिनल वैली कैंट्रिकुलर नोड इसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आप कि यहाँ पर तो हो गया एसे नोड और यहाँ पर हो गया एवी नोड, एसे नोड और एवी नोड। काम क्या है वो हम जानेंगे अभी, लेकिन और इसके बारे में हम जान लेते हैं कि और क्या होता है। यहाँ होता है पुरकिंजे तंतु होते हैं और क्या होता है? हिज बंडल होता है। पुरकिंजे तंतु होते हैं और क्या होता है? हिज बंडल होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? पुरकिंजे तंतु, हम इनको कह देते हैं पुरकिंजे तंतु। यहाँ हम इसको कह देते हैं कि ये जो होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक तो होता है पुरकिंजे तंतु और एक होता है कि अभी बताया था मैंने फेरोमेंस छिद्र होता है। एक तो यहाँ फेरोमेंस छिद्र, ठीक है, एक होता है फेरोमेंस छिद्र होता है, पुरकिंजे तंतु होते हैं और हिज बंडल होता है। क्या होता है? ये होता है हिज बंडल। ठीक है, हिज बंडल होता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि इसमें जो मुख्य बातें हमने जानी कि
जो हृदय होते हैं 4 कक्षक होते हैं, ठीक है। और इनमें ये जो हृदय जो संरचना बनी होती है निम्न संरचनाओं से मिलकर, ये जो संरचना है हिज बंडल, पुरकिंजे, है ना, द्विवलन कपाट, आलिंद निलय और पेसमेकर, एवी नोड, इनसे मिलकर हृदय बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने जाना, अब हम देखेंगे कि इसका कार्य जो है वो किस प्रकार से है, इसका कार्य जो है वो किस प्रकार से है वो हम जानेंगे। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं इसको भी हम समझेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन मैंने यहाँ इसको एक सरल रूप में समझाने की कोशिश की है कि हम यहाँ इसको थोड़ा सा कठिन समझेंगे, लेकिन इसको अगर हम इस तरह से समझें तो ये थोड़ा सा सरल बन जाता है। तो यहाँ हमने कुछ बातें, इम्पोर्टेंट बातें हृदय के बारे में जानी। अब देखिए हृदय जो होता है वो और किस प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ ताकि फिर मैं इनको रफ़ कर दूँगा, इसको रफ़ कर दूँगा और फिर हम नेक्स्ट जो चर्चा है उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए ये जो पेसमेकर होता है इसका कार्य होता है हृदय में धड़कन उत्पन्न करना, हृदय की धड़कन को उत्पन्न करना, ठीक है। और यहाँ पर जो एवी नोड जो होता है ना, इसका काम क्या होता है। अब देखिए ये जो दोनों नोड हैं एवी नोड और एस ए नोड, एवी नोड और एस ए नोड जो होते हैं इनका काम क्या होता है कि आवेग जो होते हैं आवेगों का संचरण करना, आवेगों का संचरण करना। और वो जो एवी नोड जो है ये क्या करता है कि पुरकुंजे तंतु और हिज बंडल तक आवेगों को पहुंचाता है, जिससे कि आलिंद जो हैं जो निलय है उनमें क्या होता है, उनकी भित्ति में क्या होता है कि आवेग पहुंचते हैं, उनकी भित्ति में आवेगों का संचरण होता है, ठीक है। ये इसका कार्य है एवी नोड के। पेसमेकर का मैंने आपको बता ही दिया है कि ये हृदय की धड़कन उत्पन्न करता है, इसको हृदय का हृदय भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पेसमेकर हो गया और एवी नोड हो गया। त्रिवलन कपाट के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें त्रिवलन कपाट होते हैं, ठीक है। और जो त्रिवलन कपाट होते हैं ये क्या होते हैं कि जब ब्लड आता है राइट आलिंद में तो ये कपाट, जब ब्लड राइट आलिंद में आता है तो आलिंद जो होता है पूरी तरह से भर जाता है। क्या भर जाता है, इसमें ब्लड भर जाता है। तो इसमें क्या होगा, प्रकुंचन की क्रिया होगी, अनुशीतलन हुआ और अनुशीतलन के बाद प्रकुंचन की क्रिया हुई और प्रकुंचन की क्रिया होने के बाद ये कपाट खुल जाते हैं, होने के लिए ये कपाट खुल जाते हैं और जो ब्लड है कहाँ आ जाता है, राइट निलय में आ जाता है, राइट निलय में आ जाता है, ठीक है। इतनी सी बात हमको सिर्फ इतना ही समझना है। नेक्स्ट जो बातें हम अभी समझेंगे और उसके बाद यहाँ जो द्विवलन कपाट है उनका काम भी यही है, ठीक है, कि जो ब्लड आता है लेफ्ट आलिंद में, ठीक है। अब यहाँ जो ब्लड आएगा वो जब इसमें अनुशीतलन की क्रिया होगी और जब अनुशीतलन हो जाएगा, ठीक है, उसमें उसके बाद क्या होगा कि ये जो है कपाट खुल जाएंगे और ब्लड यहाँ लेफ्ट नीले में आ जाएगा, ठीक है। और ये कपाट जो है कि वापस लग जाते हैं ताकि यहाँ नीलों में आया हुआ ब्लड वापस आलिंदों में नहीं जाए। तो इतनी सी बात हमने जानी। अब देखिए कि हम क्या देख रहे हैं कि आलिंद जो होते हैं इनमें अनुशीतलन और प्रकुंचन दोनों क्रिया होती है। नीले जो होते हैं उनमें भी अनुशीतलन और प्रकुंचन दोनों की क्रिया होती है, ठीक है। अब देखिए आलिंद जो होते हैं, आलिंद जो होते हैं उनमें जो अनुशीतलन होता है, आलिंद में ऐसे लिख देते हैं, आलिंद में अनुशीतलन जो है, अनुशीतलन जो है वो 0.7 सेकंड तक होता है, 0.7 सेकंड तक होता है। उसके बाद देखें अगर इनमें प्रकुंचन देखा जाए, क्या देखा जाए, इनमें अगर प्रकुंचन का समय देखा जाए तो वो होता है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड का समय होता है कि प्रकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, प्रकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, ठीक है। अनुशीतलन एक तरह से विश्रांति यानी कि विश्राम काल का
टाइम है आलिंद और नीलों में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नीलों की अगर बात करें तो नीलों में जो अनुशीतलन होगा, नीलों में अनुशीतलन जो होगा वो होगा 0.5 सेकंड का। 0.5 सेकंड तक अनुशीतलन होगा, किसमें होगा? नीलों में होगा। अब देखिए अगर नीलों में हम बात करें प्रकुंचन की, किसकी बात करें? प्रकुंचन की बात की जाए नीलों में, तो देखिए नीलों में जो प्रकुंचन होता है 0.3 सेकंड तक होता है, 0.3 सेकंड तक होता है। तो ये तो बात हुई कि हृदय के जो मेन जो पार्ट हैं उनके बारे में, है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हृदय की कार्य प्रणाली की। हृदय के कार्य प्रणाली की, हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ हमने देखा, अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो ये तो क्या है? आलिंद हैं। ये क्या हैं? आलिंद हैं। ये लेफ्ट आलिंद और ये राइट आलिंद, ये लेफ्ट आलिंद और ये राइट आलिंद। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि हम देखते हैं, अगर इस चित्र में डायग्राम में देखा जाए और ये जो हैं ये क्या है? नीले हैं। क्या है भैया? नीले। और ये जो है कपाट, यहाँ पर क्या है? कपाट हैं और ये नीले है और ये आलिंद हैं। ठीक है, यहाँ हमने सिर्फ ये देखा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हृदय जो है किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने एक डायग्राम और बनाया है ना। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसकी तुलना करेंगे कि देखिए ये जो डायग्राम है ये एक अलग डायग्राम है और ये अलग है। इसको मैंने सरल रूप में बनाया है समझने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे हम कि जब हम हृदय को देखते हैं तो क्या होता है कि जो इसमें ब्लड होता है किस प्रकार से परिवहन करता है, संचरण करता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए ये जो हृदय है इसके 4 कक्षक हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये लेफ्ट आलिंद और ये राइट आलिंद और ये राइट नीले और ये लेफ्ट नीले। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फेरोमेंस जो छिद्र है, यहाँ जो फेरोमेंस छिद्र होता है वो अगर यदि कभी कभार खुला रह जाता है तो प्रसव के समय बच्चे में फेरोमेंस जो छिद्र है खुला रह जाता है तो ब्लू बेबी नामक रोग हो जाता है। और ब्लड में अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाए, नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए तो भी ब्लू बेबी रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कि देखिए एक होता है अशुद्ध रक्त और एक होता है शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त और एक होता है शुद्ध रक्त। ठीक है, ये हम देखेंगे। अशुद्ध रक्त हम किसे कह रहे हैं? CO2 युक्त को, CO2 युक्त, यानी कि जिसमें CO2 घुली हुई है वो क्या है? अशुद्ध रक्त है। अब शुद्ध रक्त हम किसे कहेंगे? O2 युक्त, O2 युक्त को हम क्या कह रहे हैं? शुद्ध रक्त कह रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए जो ब्लड है हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर है उसमें से ब्लड जो महाशिराएं हैं वो लेकर जाएंगी और कहाँ लेकर जाएंगी? अब देखिए ये हमारा शरीर है, यानी कि हमारी बॉडी है। ठीक है, यहाँ से जो महाशिराएं हैं, शिराएं जो हैं वो ब्लड को लेकर जाती हैं, कहाँ लेकर जाती हैं? राइट आलिंद में लेकर जाती हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा और समझते हैं इसको समझने से पहले। अब देखिए यहाँ पर हम वाहिनियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वाहिनियों की बात करेंगे। और वाहिनियों में हम देखेंगे कि ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है धमनी और एक होती है शिरा और होती हैं केशिकाएं। ठीक है, अब देखिए धमनी जो होती हैं ये क्या करती हैं?
हृदय से रक्त को शरीर के अंगों में ले जाती हैं। इनमें O2 युक्त यानी कि शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका भी अपवाद है। वो क्या है? फुफ्फुस धमनी। वो क्या है? फुफ्फुस धमनी जो है इसका क्या है? अपवाद है। ये जो फुफ्फुस धमनी है ये क्या है? अपवाद है। हम देखेंगे अभी। उसके बाद शिराएं जो होती हैं ये क्या करती हैं? ब्लड को हृदय में ले जाती हैं शरीर के विभिन्न अंगों से। शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में ले जाती हैं, हृदय की ओर ले जाती हैं। इनमें CO2 युक्त रक्त बहता है यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। इसका भी अपवाद है, और वो अपवाद क्या है? फुफ्फुस शिरा। क्या है? फुफ्फुस शिरा। इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए कि धमनी क्या है, शिरा क्या है, वो बताई है। ठीक है। अब देखिए केशिकाएं क्या है? छोटी छोटी जाल नुमा संरचना होती है, एक तरह से जाल के रूप में फैली हुई है हमारे शरीर में। छोटी छोटी केशिकाएं छोटी छोटी एक नलिकाओं के रूप में हैं। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे, इसको समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि ब्लड जो है, अशुद्ध ब्लड हमारे शरीर में है। हमने सांस ली, सांस के अंदर क्या है? CO2 है, O2 है ना, और भी गैसें हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर में CO2 युक्त रक्त है वो कहाँ जाएगा? देखिए CO2 युक्त रक्त चला, यहाँ मैं लिख देता हूँ CO2 युक्त, यानी कि ये क्या है? अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है। अब ये जा रहा है, अशुद्ध रक्त जा रहा है, कहाँ जा रहा है? राइट आलिंद में गया। कहाँ गया? राइट आलिंद में। किसके द्वारा गया? महाशिरा। किसके द्वारा गया भैया? महाशिरा के द्वारा गया। ये क्या है? कौन सी वाहिनी है? शिरा है, लेकिन ये क्या है? महाशिरा। ये कहाँ खुल रही है? राइट आलिंद में खुल रही है। उसके बाद देखिए यहाँ ये राइट आलिंद है ना। अब ये आलिंद जो है, ये ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड आया और ये फुल भर गया। ये क्या हो गया? फुल भर गया। अब फुल भर गया यानी कि अनुशीतलन की क्रिया हो गई। अनुशीतलन क्रिया हो गई, 0.7 सेकेंड लगा। अब देखिए यहाँ से ये भर गया फुल, और ये जो कपाट है त्रिवलन कपाट, आलिंद और नीले के मध्य कपाट होते हैं, त्रिवलन कपाट है। ठीक है। ये जो त्रिवलन कपाट है ये खुल जाते हैं और ब्लड आ जाता है राइट नीले में। कहाँ जाता है? राइट नीले में ब्लड आ जाता है। अब यहाँ से जो ब्लड है ये जाएगा, कहाँ जाएगा? इसमें भी क्या है? CO2 युक्त रक्त है। CO2 युक्त क्या है? रक्त है। और ये जो वाहिनी है ये है भैया फुफ्फुस धमनी। क्या है? फुफ्फुस धमनी। इसको हम फुफ्फुस धमनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ब्लड को हृदय से फेफड़ों में ले जा रही है, फेफड़ों में ले जा रही है। ठीक है। अब देखिए क्योंकि धमनियों का काम क्या है? फेफड़ों से दूर रक्त को ले जाना, फेफड़ों से दूर रक्त को ले जाना। ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? फुफ्फुस धमनी। इसमें कौन सा ब्लड है भैया? इसमें CO2 युक्त ब्लड है। अब ये जो ब्लड है कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया फेफड़ों में। कहाँ पहुँच गया? फेफड़ों में पहुँच गया। फेफड़ों में क्या हुआ कि हम जब फेफड़े यानी कि जो श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो फेफड़े होते हैं उनमें वायु कुपिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? वायु कुपिकाएँ होती हैं। ठीक है। वायु जो कुपिकाएँ इस प्रकार होती हैं, गोल होती हैं, और इनके ऊपर ये कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली होती है। यहाँ रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, इस प्रकार से रुधिर वाहिनियाँ। अब इसमें से ये क्या करती हैं रुधिर वाहिनियाँ? ठीक है। इस कोशिका झिल्ली और रुधिर वाहिनियों में विसरण की क्रिया होती है, और वो विसरण की क्रिया कैसे होती है कि जो वायु कोशिकाएं हैं वो CO2 को ले लेती हैं और O2 को ब्लड में विसरण, O2 का ब्लड में विसरण कर देती हैं, यानी कि O2 का O2 को ब्लड में पहुंचा देती हैं, और CO2 को फिर वापस श्वसन की क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्रिया जो होती है यहाँ रक्त का क्या होता है? रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। रक्त शुद्ध होता है कहाँ? फेफड़ों में। रक्त शुद्ध होता है कहाँ? फेफड़ों में। तो यह रक्त का शुद्धिकरण हुआ, और रक्त का क्या हुआ भैया? रक्त का शुद्धिकरण हुआ। रक्त का
शुद्धिकरण हुआ। तो रक्त का शुद्धिकरण होने का अर्थ क्या हुआ कि ब्लड में अब क्या आ गई, ब्लड में आ गई O2 और CO2 निकल गई। तो अब ये क्या है, ये O2 युक्त है, O2 युक्त रक्त हम कह सकते हैं, O2 युक्त रक्त इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये O2 युक्त जो रक्त है, ये देखिए ये जो वाहिनी है इसको हम बोलेंगे फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि हृदय तक लाने का काम, ब्लड को हृदय तक कौन लेकर आता है, शिरा लेकर आती है। ब्लड को हृदय से दूर शरीर के अंगों को कौन ले जाती है, धमनियाँ ले जाती हैं। अब ये शिरा तो है लेकिन फुफ्फुस शिरा है, क्योंकि ये फेफड़ों से, फेफड़ों को हम क्या बोल रहे हैं, फुफ्फुस बोल रहे हैं। फेफड़ों से जो O2 युक्त रक्त है उसको कहाँ लेकर आ रही है, लेफ्ट आलिंद में लेकर आ रही है। कहाँ लेकर आ रही है, लेफ्ट आलिंद में लेकर आ रही हैं। अब लेफ्ट आलिंद में क्या हुआ, देखिए लेफ्ट आलिंद में क्या हुआ कि ब्लड आया और ये आलिंद जो है ये ब्लड से पूरा भर गया, अनुशीतलन की क्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ अनुशीतलन की क्रिया हुई, फिर यहाँ अनुशीतलन की क्रिया होने के बाद रक्त यहाँ आया था तो यहाँ तो क्या हुआ कि अनुशीतलन यहाँ हुआ लेकिन ब्लड यहाँ आया, तो ब्लड यहाँ आया तो इसमें अनुशीतलन हुआ और इसमें प्रकुंचन हुआ। प्रकुंचन का अर्थ क्या हुआ, सिकुड़ना हुआ। यहाँ प्रकुंचन की क्रिया हुई, यहाँ अनुशीतलन की। जब यहाँ अनुशीतलन होगा तो आप इस तरह समझिए कि जब आलिंदों में अनुशीतलन होता है तो नीलों में प्रकुंचन होता है। जब नीलों में प्रकुंचन हो रहा है तो आलिंदों में अनुशीतलन हो रहा है ना। उसी के अपोजिट अगर बात करें कि जब आलिंदों में प्रकुंचन होता है तो नीलों में क्या होता है, अनुशीतलन होता है। ठीक है, ये बात हमने जानी। यहाँ थे हम, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ से ब्लड आया और कहाँ आया, लेफ्ट आलिंद में आया। यहाँ पर अनुशीतलन की क्रिया हुई। ठीक है, यहाँ प्रकुंचन की क्रिया हुई क्योंकि इसमें ब्लड भरा और यहाँ से ब्लड निकला और कहाँ गया, इसमें गया, महाधमनी में गया। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ अनुशीतलन की क्रिया हुई, यह रक्त से फुल भर गया और ब्लड कहाँ आ गया, कपाट खुल गए, द्विवलन कपाट खुल गए और ये आ गया लेफ्ट नीले में आ गया। और लेफ्ट नीले में अब अनुशीतलन हुआ और यहाँ पर प्रकुंचन हुआ। ठीक है, यहाँ पर प्रकुंचन हुआ कि प्रकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, अनुशीतलन का अर्थ एक तरह से हो जाता है विश्रांति काल, एक तरह से फैलना हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए। अब देखिए यहाँ से फिर ये ब्लड यहाँ फुल भर गया तो ये जो कपाट हैं ये वापस तुरंत लग जाते हैं ताकि ब्लड वापस रिटर्न आलिंदों में नहीं जाए। अब यहाँ से जो ब्लड है वो चलता है भैया महाधमनी के द्वारा। किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा। ठीक है, यहाँ से ब्लड ये महाधमनी निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए महाधमनी के द्वारा ब्लड चलता है तो ये कौन सा ब्लड हुआ, O2 युक्त, O2 युक्त ब्लड हुआ। और O2 युक्त ब्लड कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में, कोशिकाओं तक और ऊतकों तक जाएगा। ठीक है, ऊतकों तक पहुँच जाएगा O2 युक्त रक्त। अब ये यहाँ से महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचा। तो ये जो क्रिया है ये हृदय में रक्त परिसंचरण की क्रिया है। ठीक है, अब आप कुछ इम्पोर्टेंट बातें और समझिए, वो क्या है। देखिए हृदय के बाएं भाग में और दाएं भाग में, ठीक है, हृदय के दो भाग हो गए, हम यहाँ देख रहे हैं हृदय के दो भाग हो गए, बायां भाग और दायां भाग। हम देखते हैं कि जो बायां भाग है उसमें कौन सा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है। ये शुद्ध रक्त आया और शुद्ध रक्त ही वापस शरीर के अंगों में गया। तो हम कह रहे हैं कि हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद हम देख रहे हैं हृदय का जो दायां भाग है उसमें कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है, यानी कि CO2 युक्त रक्त बह रहा है। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, एक हृदय जो है ये दो
परिपथ हैं एक तरह से। एक तो होता है दैहिक परिपथ, एक होता है फुफ्फुस परिपथ। यानी कि एक तरह से हम कह देते हैं एक दैहिक हृदय, एक फुफ्फुस हृदय। वो कैसे? देखिए, यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, दाएं भाग में से ब्लड जा रहा है फेफड़ों में, तो ये कैसा हो गया? फुफ्फुसीय परिपथ हो गया। ठीक है, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, और यहाँ से फिर ये जा रहा है शरीर में, तो शरीर में जा रहा है तो ये दैहिक परिपथ हो गया। कैसा हो गया? दैहिक परिपथ हो गया। ठीक है, यानी कि दैहिक परिपथ हो गया। अब देखिए आप, और क्या होता है कि जो हृदय होता है उसमें क्या कुछ और भी होता है क्या? तो वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं जो हमने बना रखा है, इसमें जो मेहनत की है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये राइट आलिंद है, ये लेफ्ट आलिंद है, ये राइट नीले है, ये लेफ्ट नीले है। सेम वही क्रिया हो जाएगी। ये महाधमनी है, ये महाशिरा है। ठीक है, ये महाशिरा है यहाँ भी, और यहाँ से महाशिराओं द्वारा क्या आता है? ब्लड आता है राइट आलिंद में, तो ये कपाट खुल जाते हैं। सेम वही प्रक्रिया होगी। यहाँ से फिर ये ब्लड जाएगा, ठीक है, नीलों से होते हुए ये महाधमनी यहाँ से, ठीक है, ये महाधमनी यहाँ से जाएगा, इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको समझना थोड़ा कठिन है, इसको समझना थोड़ा सा आसान है। तो ये बात हो गई हमारे जो मानव हृदय है उसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें जो कि अक्सर क्वेश्चनों में पूछी जाती है। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें और करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हृदय है ना, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें और रह चुके हैं, वो हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए कि जो हृदय है, हृदय एक मिनट की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। लेकिन किसका? तो फ्रेंड्स, यहाँ हम क्या देखते हैं कि कुछ वन लाइनर से क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या देखा जाता है कि हृदय की जो अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लॉन्गेटा द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जिस प्रकार, उसी प्रकार मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो भूख प्यास का नियंत्रण करती है। यहाँ पर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है वो हृदय की अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देखिए, वयस्क मनुष्य में हृदय की धड़कन दर 72 मिनट होती है। कितनी होती है? 72। यानी कि वयस्क मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट में उसका हृदय 72 बार धड़कता है। ये अलग अलग प्रकार से हो सकती है, जैसे कि शिशु में 150 से 160 प्रति मिनट, है ना, और बच्चे में 150 प्रति मिनट। सर्वाधिक जो होती है छछूंदर में होती है, 625 से 628 प्रति मिनट। दूसरा चूहा होता है दूसरे नंबर पर। स्थलीय जंतु के सबसे कम अफ्रीकी हाथी जो होते हैं, अफ्रीकी हाथी में 28 प्रति मिनट, जबकि ब्लू व्हेल में कितने होती है? 25 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, हृदय की धड़कन का जो मापन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा किया जाता है, ECG द्वारा। यहीं पर अगर देखें, हृदय की ध्वनि को हम स्टेथोस्कोप द्वारा सुन सकते हैं, जो कि डॉक्टर अपने कानों में लगाता है। उसके बाद अगर देखें तो हृदय धड़कन का सामान्य से अधिक हो जाना ट्रैकीकार्डिया, जबकि सामान्य से कम हो जाना ब्रैकीकार्डिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हृदय की धड़कन में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। यानी कि हृदय हृदय धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लेती है। उसके बाद अगर देखें तो हृदय के द्वारा 1 मिनट में 5.04 लीटर रक्त पंप किया जाता है। ठीक है, और हृदय के कपाट खुलने बंद होने पर लब व डब की आवाज़ आती है, और यदि अगर इसमें कोई खामी हो जाए, खराबी हो जाए हृदय में, तो मर मर की आवाज़ आती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि रक्तदाब, हम देखेंगे रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो रक्तदाब का जो मापन सर्वप्रथम वैज्ञानिक हुए थे स्टीफन हेल्स वैज्ञानिक ने रक्तदाब का जो मापन है वो किया था। ठीक है,
और जबकि मानव में रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने किया था। रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए रक्तदाब का मापन जो है वो हाथ की जो ब्रेकियल धमनी है, हाथ की जो ब्रेकियल धमनी है, हाथ की ब्रेकियल धमनी में स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है, जिसकी खोज रीवा व रॉकी ने की थी। जिसकी खोज किसने की थी? रीवा व रॉकी वैज्ञानिकों ने की थी। उसके बाद देखिए वयस्क मनुष्य की अगर बात की जाए तो वयस्क मनुष्य के शरीर का रक्तदाब जो होता है 120 से 80 mm मरकरी होता है, मरकरी होता है। यानी कि 120 क्या है? सिस्टोलिक और 80 क्या है? डायस्टोलिक। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम कहते हैं कि बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, तो उसमें क्या देखते हैं कि स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा डॉक्टर चेक करता है कि इसका बीपी लो है या हाई है। अगर वो क्या करता है कि स्फेग्नोमैनोमीटर को हमारी हमारी भुजा में लगाता है और उसको हवा भरता है उसमें, स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है उस यंत्र में, तो उसमें पारा जो है मरकरी Hg जो पारा है ना, एक निश्चित बिंदु पर यानी कि 120 पर यदि हृदय की धड़कन धड़क रही है ना, तो वो क्या हो जाता है 120 से ज़्यादा, अगर पारा 120 से ज़्यादा हो जाता है और हृदय की धड़कन वहाँ पर धड़कती है तो वो क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई ब्लड प्रेशर। और यदि अगर 80 से कम, यानी कि कोई ऐसा बिंदु जहाँ पर 80 से कम पर हृदय की धड़कन धड़क रही है, तो हम कहते हैं बीपी लो हो गया। क्या हो गया? बीपी लो हो गया। तो हम 120 को सिस्टोलिक और 80 को डायस्टोलिक कह रहे हैं। तो ये तो हुआ रक्तदाब और हृदय के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।